हेलो फ्रेंड्स। एक्चुअली हम इस वीडियो में एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रोटेशनल मोशन के रिलेटेड, एंड उस क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट है उसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे और यहाँ से बहुत कुछ चीज़ें हमको सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। फाइंड द मिनिमम हाइट ऑफ द ऑब्स्टेकल सो दैट द स्फीयर कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि ये जो ऑब्स्टेकल है, मतलब यहाँ पर एक ऑब्स्टेकल रखा गया है, उसका हाइट कितना होगा। जैसे कि यहाँ पर दिखा गया है हाइट हमारा एच है, तो एच का वैल्यू कितना होगा ताकि ये जो स्पीयर है वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो इसका मतलब अगर इसके हाइट को हम छोटा कर देते हैं, मतलब जो ऑब्स्टेकल उसके हाइट को अगर हम ऐसे छोटा कर देते हैं, मतलब ये कुछ इस तरह से हो जाता है, तो ऑब्वियसली ये जो तुम्हारा सर्कल है ये इसके ऊपर रोल करके चला जाएगा। तो इसका मतलब ये टपल कर जाएगा। तो ऐसे ये टपल कर जाएगा। तो उसका हाइट कुछ इतना सा होना चाहिए ताकि ये इसके ऊपर से रोल करके जा सके। तो इसका मतलब ये है कि हम इस एज की वैल्यू को निकालें, जैसे कि ये जो स्पीयर है जस्ट अबाउट टू रोल ओवर द ऑब्स्टेकल। जस्ट अबाउट रोल ओवर का मतलब है, मतलब थोड़ा सा अगर ऑब्स्टेकल का हाइट अगर उससे थोड़ा सा कम होगा तो ये रोल ओवर कर जाएगा, लेकिन अभी रोल ओवर नहीं कर रहा है। थोड़ा सा अगर उससे कम होगा उस हाइट से तो रोल ओवर कर जाएगा। तो ये एक लिमिटेड कंडीशन ये पूछ रहा है। तो अभी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए हम उस फिगर को और एक बार बना लेते हैं, एंड ये उस फिगर को हमने बना लिया है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मास है, मतलब जो स्पीयर है उसका मास m है, एंड ये जो है इसका सेंटर ऑफ मास है, रेडियस ऑफ द स्पीयर जो है वो r है, एंड ये हमारा ऑब्स्टेकल हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि स्पीयर के ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रहा है। एक तो ये फोर्स लगेगा हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज mg, और एक फोर्स जो है इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, जो कि है हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके। एंड यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है हमारे स्पीयर के साथ कांटेक्ट में, तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा, लेट्स से एन डैश। तो यहाँ पर तीन तीन फोर्स आ रहे हैं, एक तो है एन डैश और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन और एक एम जी। तो यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखने के लिए हम इसी को ही, मतलब ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन डैश जो इसी पॉइंट को ही हम एक्सिस मान लेते हैं। मतलब हम एक एक्सिस इमेजिन करते हैं जो कि इस प्लेन के प्रति परपेंडिकुलर हो और ये पॉइंट देकर वो एक्सिस पास कर रहा हो। तो इससे क्या होगा, जब हम टॉर्क निकालेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, तो ये जो फोर्स है एक्सिस देकर जा रहा है, तो इसके लिए टॉर्क हमारा 0 हो जाएगा। तो ये फोर्स हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए तो इसलिए हम उसको मिटा देते हैं। ओके। तो अगर हम इसको एक्सिस मान लेते हैं, तो जो दोनों फोर्सेस हैं, एक हो गया mg और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया, वो दोनों फोर्सेस की वजह से कितना कितना टॉर्क यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है और वो कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है, और वो स्पीयर को किस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट फोर्स जो है दैट इज mg, और ये जो फोर्स है इस डायरेक्शन में ऐसे एक्ट कर रहा है। तो उसके लिए जब हम टॉर्क निकालेंगे, दैट इज टाउ mg, मतलब टॉर्क ड्यू टू फोर्स mg, दैट विल बी r क्रॉस एफ। एफ मतलब यहाँ पर mg है, mg फोर्स है। तो यहाँ पर हम जैसे कि देख पाते हैं कि हमारा जो r वेक्टर होगा वो ये वेक्टर होगा। यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सो दिस विल बी द r वेक्टर। मतलब ये जो mg फोर्स के लिए हम जो टॉर्क निकाल रहे हैं उसके लिए ये हमारा हो जाएगा r वेक्टर हो जाएगा। और अगर r वेक्टर को थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं तो इस डायरेक्शन में आएगा। तो इसका मतलब r का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, और फोर्स का जो डायरेक्शन है, मतलब mg का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। तो यहाँ से हम क्लियरली देख पाते हैं कि जो r क्रॉस f आएगा, तो मतलब टॉर्क ड्यू टू mg फोर्स आएगा, वो हमारा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट, वो हमारा आउट ऑफ द प्लेन आएगा। एंड वो जो फोर्स है इस स्पीयर को ऐसे घुमाना चाहता है, इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करना चाहता है। ठीक है। अब दूसरा टॉर्क अगर हम लेते हैं, दैट इज टाउ ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो हमारा आ जाएगा, लेट से उसके लिए जो रेडियस होगा, लेट दैट इज आर डैश क्रॉस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स।
एंड वहां पर हम देख सकते हैं कि ये अगर हमारा एक्सिस है, तो यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। ऐसे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो है ये आर डैश हो जाएगा। मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के लिए जो हमारा रेडियस वेक्टर चाहिए वो हमारा आर डैश है, जो येलो कलर में मैंने ड्रॉ किया है। एंड यहाँ पर अगर हम आर डैश क्रॉस एन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है दैट विल बी इनटू द प्लेन रहेगा। एंड वो जो हमारा स्पीयर को इस डायरेक्शन में ए से रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा mg फोर्स है उसकी वजह से जो टॉर्क डेवलप हो रहा है वो स्पीयर को ए से घुमाने की कोशिश कर रहा है, मतलब रोलिंग करने से रोक रहा है। और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो ए से घुमाने की कोशिश कर रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में उसको घुमाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा टॉर्क ज्यादा होगा, mg की वजह से जो जो टॉर्क डेवलप हो रहा है वो ज्यादा होगा, या फिर नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स की वजह से जो टॉर्क डेवलप हो रहा है वो हमारा ज्यादा होगा। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स की वजह से जो टॉर्क डेवलप हो रहा है, mg की वजह से जो टॉर्क डेवलप हो रहा है उसकी वजह से वो आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर mg फोर्स नहीं होता, क्योंकि अगर mg फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, mg फोर्स लग रहा है तो ये इस स्पीयर को इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहा है। एज ए रिजल्ट वो स्पीयर को इस सरफेस के अगेंस्ट पुश करके दबा रहा है। एज ए रिजल्ट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है। तो इसका मतलब mg अगर नहीं होता, नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता, तो mg की वजह से हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डेवलप होता है। तो कभी भी नॉर्मल रिएक्शन एम से ज्यादा नहीं हो सकता। सिमिलरली mg की वजह से जो टॉर्क डेवलप हो रहा है दैट मीन्स टाउ mg, ये टॉर्क की वजह से ये वाला टॉर्क डेवलप हो रहा है। तो इसीलिए ये जो हमारा टॉर्क है, टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दैट कैन नॉट बी ग्रेटर देन टॉर्क डेवलप ड्यू टू mg, ये कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ये हमारा एक सरफेस हो गया और उस सरफेस के ऊपर एक हमने रॉड को रख दिया है, ये हमारा रॉड हो गया। एंड उस रॉड को एक एंड में हमने यहाँ पर पाइवोट कर दिया है। तो यहाँ पर अगर हम इस जगह पर अगर हम कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए वेक्टर को लंबा ड्रॉ कर देते हैं, एंड दैट फोर्स इज एफ, ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस फोर्स की वजह से, एंड यहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स मान लो एक्ट नहीं कर रहा है, हम ये एक्सपेरिमेंट स्पेस में कर रहे हैं, तो इसलिए जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डेवलप होगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगभग इसके सेंटर में मान लेते हैं डेवलप हो रहा है, तो ये तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये फोर्स तो लार्ज है, लेकिन उसका जो रेडियस वेक्टर, मतलब ये फोर्स की वजह से जो टॉर्क डेवलप होगा उसका रेडियस वेक्टर कुछ ऐसा है। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से जो रेडियस वेक्टर डेवलप हो रहा है वो रेडियस वेक्टर कुछ यहाँ से यहाँ तक है, राइट। तो यहाँ पर कभी भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से जो टॉर्क डेवलप हो रहा है दैट इज टाउ एन कैन नेवर बी ग्रेटर देन टाउ एफ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये जो तुम्हारा रॉड है वो ऐसे रोटेट करना चाह रहा है, मतलब ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो टॉर्क है उसकी वजह से ये डेवलप हो रहा है। तो ये वाला टॉर्क कभी भी इससे ग्रेटर नहीं हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि टाउ एन जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन टाउ एम जी की वजह से ये डेवलप हो रहा है, इसलिए टाउ एन कैन नेवर बी ग्रेटर देन टाउ एम जी। तो कुल मिलाकर बात ये हुआ कि हमारा जो टॉर्क है टाउ एम जी दैट इज ग्रेटर देन टाउ एन। तो इसका मतलब ये जो तुम्हारा टॉर्क है जो स्पीयर को रोल होने से रोक रहा है, मतलब इस तरफ जो टॉर्क लग रहा है वो ग्रेटर है इस तरफ जो टॉर्क लग रहा है उससे। तो इसका मतलब अभी इस कंडीशन में ये रोल ओवर नहीं कर सकता, मतलब इस ऑब्स्टेकल को क्रॉस करके नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ऑब्स्टेकल को क्रॉस करके जाने के लिए नेट टॉर्क जो होगा दैट शुड बी इनटू द प्लेन, मतलब नेट टॉर्क जो होगा वो स्पीयर को ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा होगा, तभी जाके ये रोल ओवर कर सकता है। और ये कब पॉसिबल है?
ये तभी पॉसिबल है, ये हमारा जो mg जो फोर्स एक्ट कर रहा है, ये अगर इस लाइन देकर पास करेगा, इस लाइन देकर पास करेगा, तो ये हमारा हो जाएगा रेडियस वेक्टर, इस तरफ हमारा हो जाएगा क्योंकि इसको हमने एक्सिस लिया है, तो ये हमारा हो जाएगा रेडियस वेक्टर। और यहाँ पर अगर आर क्रॉस शेप निकालेंगे दैट विल बी इनटू द प्लेन, तो इसका मतलब वो स्फीयर को ए से घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो उस टाइम ये पॉसिबल है कि ये ऑब्स्टैकल को पार करके जा सके। और उस टाइम और क्या चीज होगा, उस टाइम एक और चीज ये होगा कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है उसके लिए जो टॉर्क डेवलप हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर ये ऑब्स्टेकल को पार करके जा रहा है तो ये वाला हिस्सा जो अभी इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है ये ऊपर उठेगा, तो ऊपर उठेगा तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पर जो डेवलप हो रहा है वो हमारा जीरो हो जाएगा। तो हमारा जो सिचुएशन हो जाएगा नेक्स्ट, जहां पर ये इस ऑब्स्टेकल को क्रॉस करके जा रहा है, वो सिचुएशन कुछ कुछ इस प्रकार का होगा। मतलब अब इस ऑब्स्टेकल का हाइट थोड़ा अगर हम छोटा लेंगे तो इतना छोटा लेंगे कि mg जो है वो mg फोर्स जो है एकदम इस पॉइंट देकर पास कर रहा है, क्योंकि इसी पॉइंट को हमने क्या लिया है, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने लिया है। तो एग्जैक्ट अगर इसी पॉइंट देकर पास करेगा mg, तो ऑब्वियसली तो वो उसको रोल नहीं करा सकता। तो मेरा कहने का मतलब है कि mg का जो डायरेक्शन होगा जस्ट राइट साइड दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के जस्ट राइट साइड होगा, क्योंकि जस्ट लेफ्ट साइड अगर होगा mg का डायरेक्शन तो वो जो टॉर्क आएगा वो उसको इस तरह से घुमाने की कोशिश करेगा। जस्ट राइट साइड को अगर होगा तो ऑब्जेक्ट को इस तरह से घुमाने की कोशिश करेगा, और दैट टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी जीरो हो जाएगा। तो इसकी वजह से कुल मिलाकर जो टॉर्क होगा दैट विल हेल्प द स्फीयर टू रोल ओवर द ऑब्स्टैकल। ठीक है, तो फॉर आवर कन्वीनियंट हम क्या करेंगे कि mg जो है जस्ट इस पॉइंट देकर पास कर रहा है ऐसा हम सोच के चलेंगे, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा राइट को होगा, थोड़ा सा, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस मतलब जहां से एक्सिस देकर जा रहा है उससे थोड़ा सा राइट को होगा। एंड उस वक्त ये जो कांटेक्ट सरफेस के साथ था वो कांटेक्ट जस्ट छूट रहा होगा। तो इस कंडीशन को हम लेंगे फॉर आवर कन्वीनियंट। डायग्राम में हम ऑलमोस्ट दिखाएंगे कि ये जो तुम्हारा mg है ये इस पॉइंट देकर क्रॉस कर रहा है, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा जो h का जो वैल्यू कितना होगा, h मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है इसका वैल्यू कितना होगा इस कंडीशन में, जब ये mg ये पॉइंट देकर पास कर रहा हो, मतलब थोड़ा सा राइट को, ये पॉइंट को थोड़ा सा राइट को ये पास कर रहा हो। ठीक है, तो अब देखते हैं, क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक, उस डिस्टेंस को हम लेते हैं लेट दैट इज x। और ये जो छोटा सा डिस्टेंस है, मतलब ये जो ऑरेंज कलर में दिखाया गया है, इसको हम लेते हैं h लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मतलब छोटा अभी दिख रहा होगा, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ इस तरीके से, राइट। तो छोटा सा डिस्टेंस है वो हमने एच लिया है। तो फ्रॉम द ज्योमेट्री हम देख पा रहे हैं कि फ्रॉम द ज्योमेट्री अगर हम cos थीटा को लिखने की कोशिश करें तो हमारा cos थीटा हो जाता है फ्रॉम दिस ट्राइंगल, फ्रॉम दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल से हम अगर cos थीटा को लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हमारा cos थीटा हो जाएगा r डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यानी कि r प्लस एक्स, r डिवाइडेड बाय r प्लस एक्स। दिस इज आवर इक्वेशन 1। सिमिलरली ये छोटे से ट्राइंगल में, ये छोटे से ट्राइंगल में अगर हम cos थीटा को लिखने की कोशिश करते हैं तो यहां पर हो जाएगा हमारा cos थीटा इज इक्वल टू h बाई एक्स। ये हमारा इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 जो है वहां से, और दोनों को इक्वेट कर देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं इक्वेशन 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर हम x की वैल्यू निकालें, x हो जाएगा हमारा h बाय cos थीटा, और ये जो x की जो वैल्यू है उसको लेके हम इक्वेशन 1 पे पुट कर देते हैं। तो यूजिंग इन इक्वेशन 1, यूजिंग इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू r प्लस r डिवाइडेड बाय r प्लस
h बाय कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा नीचे, कॉस थीटा आ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा आर कॉस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा आर कॉस थीटा प्लस एच। तो ये हमारा लेफ्ट साइड में कॉस थीटा है। तो उसके बाद कॉस थीटा को कैंसिल कर देते हैं। अब हमारा हो जाएगा 1 इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा प्लस एच। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। आर कॉस थीटा प्लस एच इज इक्वल टू आर, और एच की जो वैल्यू होगी एच इज इक्वल टू आर कॉस थीटा को उस तरफ लेके आर कॉमन ले आते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारा एच का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। आई होप ये क्वेश्चन समझ में सबको आया होगा, और साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया है वो भी समझ में आया होगा। धन्यवाद।